हाय बच्चों, फिर से एक नया टॉपिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो हम इस बात को आज की क्लास पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो और एक बात बोल दूँ यहाँ पे, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लेट मी नो। ठीक है, चलो बच्चों, मैंने ना कुछ चीज़ें लिख के लाया हुआ है। ठीक है, तो उसी के बिहाफ से मैं चीज़ों को, मतलब जो लिखा है मैंने, उसी से मैं चीज़ों को समझाने का कोशिश करूँगा आप लोगों को। ठीक है, अभी देखो, एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर बोल रहे हैं। देखो, एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं है ना, सिंपल सा बात है कि नहीं बोलो। मैंने लिखा द अनएक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज हायर या लोअर होना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड का मतलब या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। इन देन इट्स एक्चुअल मोलर मास इज कॉल्ड व्हाट, एबनॉर्मल मोलर मास। तो जितना आना चाहिए उतना अगर नहीं आ रहा है तो हम उसी को एबनॉर्मेलिटी बोल रहे हैं ना, बात सिंपल है। ठीक है, अब देखो, ये जो एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड्स ऑन व्हाट एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। आपने एसोसिएशन पढ़ा है ना, जैसे आप क्रिस्टलाइजेशन पढ़े थे ना, कि एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो दो चीज़ें हो सकती है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है और आपका डिसोल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं ना, उनमें कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा होता है। लेकिन डिसोसिएशन जब होता है तो कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, तो इसको हम डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। अब ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन का वजह से ही हम बोल रहे हैं क्या आएगा, एबनॉर्मेलिटी आएगा मोलर मास पे। एंड हाउ और कैसे, इसी बात को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, एसोसिएशन में क्या होता है, कंबाइन होंगी चीज़ें, तो वही मैंने लिखा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स टू गिव ए व्हाट, लार्ज मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन, तो उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। अब डिसोसिएशन में क्या होगा, देखो, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस आयंस इन सॉल्यूशन, आयंस बनाएंगे ना वो, है ना, आयंस बनाएंगे। अब एसोसिएशन में हम बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल इस तरह से ना एक तरफ से कंबाइन होंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल बिखरेंगे, टूटेंगे यहाँ पे, है ना, डिसोसिएशन में। अब आप एक बात सोचो ना कि मॉलिक्यूल जो सोल्यूट, हमने सोल्यूट मॉलिक्यूल लिया हुआ है, वो अगर डिसोशिएट ही नहीं होता, क्या इसका प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट होगा सोल्यूशन में? नहीं होगा। और वो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा? नहीं होगा। सिंपल सा बात है। अब उसी चीज़ को मैंने लिखा कि ड्यू टू एसोसिएशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होता है, हायर होता है। मतलब अगर एसोसिएशन के केस में हम देखें तो क्या बोलेंगे हम, मोलर मास जो होता है वो हायर निकल के आता है। मतलब एबनॉर्मेलिटी के हिसाब से देखें तो हायर है, लोअर आना चाहिए, तो यहाँ पे हायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ड्यू टू डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएट होते हैं मॉलिक्यूल तो क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास गेट्स व्हाट, लोअर। अब इसका क्या रीज़न है, अगर एसोसिएशन में हमने बोला हायर होता है और डिसोसिएशन में हमने बोला लोअर होता है, इसी बात को समझते हैं। देखो बच्चों, हमने बोला कि व्हेन एसोसिएशन टेक्स प्लेस द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट डज नॉट रिफ्लेक्ट ना, क्योंकि वो टूटा ही नहीं है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ही नहीं बढ़ा है, तो ये जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है उसका प्रॉपर्टी कैसे दिखेगा वहाँ पे, वो दिखेगा नहीं, इट डजंट रिफ्लेक्ट प्रॉपर्ली। तो एज ए रिजल्ट मैंने बोला नो डिफरेंस इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा ही नहीं, है ना। हमने जो सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिया था तो उसी के लिए होगा ना प्रॉपर्टी, है कि नहीं। तो क्या आएगा आपका एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, क्या आएगा, हायर आएगा। समझ रहे हो ना बात को, हायर आएगा एक्सपेक्टेड से। अब ये हायर क्यों आएगा, देखो, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मोलर मास का इन्वर्स होता है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के जितना ही रहा, मतलब सॉल्वेंट के जितना ही रहा, तो हाई हुआ ना बात, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब हाई है तो मोलर मास, मतलब यहाँ पे लोअर होगा, है ना, लोअर होगा, सॉरी। अब आप एक बात देखो, तो अगर एसोसिएशन हो रहा है तो हमने क्या बोला, हायर बोल रखा है, हायर बोल रखा है। अब एसोसिएशन होगा तो रिफ्लेक्ट, मतलब वो उनका जो प्रॉपर्टी है सोल्यूट का वो तो दिखेगा ही नहीं ना सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में अगर वो दिखेगा ही नहीं
तो हमारा जो प्रॉपर्टी रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कम हो गया, चेंज नहीं हो रहा, तो मोलर मास तो हाई होना ही है, बिकॉज देयर बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो अगर ये हाई आ रहा है मतलब क्या, ये लो हो रहा है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है मतलब लो आ रहा है। अब वही अगर हम डिसोसिएशन के केस में देखें तो मॉलिक्यूल टूटेंगे, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो क्या आएगा? पॉजिटिव चेंज होगा ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो अगर बढ़ रहा है तो मोलर मास क्या होगा? घटेगा। तो हमने बोला ना कि ड्यू टू डिसोसिएशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास गेट्स लोअर, है ना, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो मोलर मास क्या आएगा? आपका लो आएगा। अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, है ना, ये रिलेशन सबको पता होना चाहिए, तो फिर भी मैंने लिखा हुआ है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था? P10 माइनस P1 बाई P10 था, W इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू W1। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 1 बाई M2 आ रहा है ना, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे डेल TP क्या आ रहा है? 1 बाई M2 आ रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीजिंग पॉइंट में भी वही आ रहा है 1 बाई M2, तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी यही आ रहा है ना कि C का वैल्यू क्या होता है? W2 बाई M2 होता है, तो 1 बाई M2 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है? यहाँ पे भी मोलर मास आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है। तो क्या हो रहा है बच्चों कि जब भी एसोसिएशन का केस आता है तो सोल्यूट का जो प्रॉपर्टी होता है वो सोल्यूशन में रिफ्लेक्ट नहीं होता। बात को समझा करो आप लोग। तो अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता तो ये वैल्यू तो कम आना है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा ही नहीं ना के बराबर होगा। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना के बराबर चेंज हो रहा है तो मोलर मास तो बढ़ेगा ना, इसका वैल्यू घट रहा है मतलब इसका बढ़ रहा है। अब इस डिसोसिएशन में क्या हो रहा है? मान लो सोल्यूट का प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, मतलब क्या? देयर इज पॉजिटिव चेंज इन दिस ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मतलब मान लो वैल्यू बढ़ेगा, तो वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू घटेगा, है ना। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन का वजह से क्या बोल रहे हैं हम लोग? मोलर मास में एबनॉर्मेलिटीज आता है। और किस तरह से आता है? तो हमने बोला एसोसिएशन हुआ तो क्या होगा? मोलर मास हाई होगा, और डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास लो होगा। और वो क्यों होगा मैंने अभी आपको समझा दिया। तो अभी क्या है ना कि ये जो एबनॉर्मेलिटीज है इसको ना हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इज दिस एबनॉर्मेलिटीज कैन बी व्हाट? मिनिमाइज्ड। ठीक है, अब वो कैसे? तो वेंटफ ने क्या किया? 1980 में ना एक फैक्टर निकाला जिसको हम वेंटा फैक्टर के नाम से जानते हैं। और वो वेंटा फैक्टर अगर हमें पता चला ना तो हम वो एबनॉर्मेलिटी को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब वेंटा फैक्टर निकाला कैसे जाता है? दो टाइप से निकाला जाता है, आई मीन दो प्रॉपर्टी से रिलेट कर सकते हैं। एक तो मोलर मास और दूसरा क्या आपका? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मोलर मास के केस में क्या करेंगे? नॉर्मल मोलर मास जो आपका होना चाहिए दैट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल, जो आप कैलकुलेट करोगे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन वगैरह देके होगा वहाँ से, या तो थ्योरेटिकल वैल्यू या तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, है ना। और इन टर्म्स ऑफ क्या है आपका? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो है सॉल्यूशन बनाते टाइम जो बना वो, और कैलकुलेटेड आप जो निकालोगे वो वाला। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या मानता हूँ ना कि ये जो वेंटफ फैक्टर है ये बेसिकली करेक्शन फैक्टर है। जो हमारा एबनॉर्मेलिटीज आता है ना मोलर मास पे, उस मोलर मास का जो एबनॉर्मेलिटी होता है उसका मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग व्हाट? दिस वेंटफ फैक्टर। तो वही मैंने लिखा है, नेक्स्ट लाइन आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझोगे कि सो बेसिकली वेंटफ फैक्टर इज व्हाट? द करेक्शन फैक्टर फॉर द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो जो एबनॉर्मेलिटीज़ जो आ रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वेंटफ फैक्टर एक लगा के हम सारे चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो हम वो जो हमारा जो पहले रिलेशन था ना, तो उस रिलेशन को भी हम रिवाइज कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग वेंटफ फैक्टर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू दिस वेंटफ फैक्टर इनटू वो जो मोलर मास के लिए जो इक्वेशन आता है तो हमने सब में लगा दिया। ठीक है, अब मैं और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा करके यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये जस्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या आता है, मैंने वो लिख के दिया। मतलब डिसोसिएशन मतलब कितने एक्सटेंट पे टूट रहे हैं ना मॉलिक्यूल, द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ द गिवन सोल्यूट इन द सॉल्यूशन विच गेट्स डिसोसिएट, कितना मॉलिक्यूल टूट रहा है, बाय व्हाट एक्सटेंट उसको होता है, और उसको हम अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1 लिखते हैं। तो आई इक्वल टू आपका वेंटफ फैक्टर हो गया, और यहाँ पे एन क्या है आपका? नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस। क्योंकि मान लीजिए ना आप NaCl अगर टूट रहा है तो क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव देगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। उसी तरह से अब ये चीज़ को देखोगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखोगे, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में कितने मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं?
हम बोलते हैं डाइमेराइज, ट्राइमेराइज, है ना। तो अगर दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी ये I तो हो गया आपका वेंटर फैक्टर हो ही गया, है ना। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन है। तो कभी आपको मान ले डिसोसिएशन का वैल्यू पूछेगा, कभी मान लो आपको एसोसिएशन का वैल्यू पूछेगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। ये फार्मूला आप याद भी रख सकते हो थोड़ा मेहनत करेंगे तो, है ना। देखो बच्चों, अभी ना मैं एक नई न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, ठीक है। और आप लोगों को ना मैं वेंटर फैक्टर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। हमने क्या पढ़ा बच्चों कि वेंटर फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं ना। इन टर्म्स ऑफ मोलर मास भी निकाल सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, है ना। और वैल्यू एग्जैक्ट आता है कि नहीं आता है वो भी हम नोटिस करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल देखो आप, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इतना बोला है 0.24 केल्विन। ऑप्टेन है ये, ठीक है, ये ऑप्टेन है, मतलब ऑब्जर्व कराएगा। जबकि 1 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ग्राम वाटर में डिजोल्व कराएगा। तब ये देखा गया कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो रहा है। दिस इज द ऑब्जर्व्ड वन। और वाटर के लिए केएफ का वैल्यू देके रखा है आपका 1.86, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोलर मास का फार्मूला पता है हमें, हमने मोलर मास निकालना है। इन टर्म्स ऑफ मोलर मास कर रहे हैं सबसे पहले। तो आया आपका देखो 38.75। आप सोच के देखो, पोटेशियम क्लोराइड का मास इतना ही आएगा क्या, है ना। क्योंकि क्लोरीन का ऑलरेडी क्या होता है आपका 35.5 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो अल्टीमेटली वो कितना आना चाहिए आपका 74.5 ग्राम पर मोल आना चाहिए। मतलब एबनॉर्मेलिटी दिख रहा है, इतना ही आया। एक्चुअल में ये होना चाहिए था। तो वेंटर फैक्टर निकाल सकते हैं ना इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल। तो नॉर्मल तो ये है आपका 74.5 और एबनॉर्मल है आपका 38.75। तो उसका वेंटर फैक्टर निकल के आएगा आपका 1.922। तो ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास है। उसी तरह से इसका प्रूव करेंगे। मैंने क्या बोला बच्चों कि I जो होता है वेंटर फैक्टर जो निकल के आएगा वो क्या रहेगा आपका, इट इज द करेक्शन फैक्टर बोला था। करेक्शन फैक्टर मतलब क्या कि ये वैल्यू बिठाएंगे तो मोलर मास सही आना चाहिए, है ना। अब मैंने यहाँ पे जो मोलर मास किया इसी के साथ आपको क्या करना है, 1.86 को आपको मान लो मल्टीपल करना है ना। वही तो करना है हमें। वही यहाँ पे I लगा देंगे और क्या, है ना, वही कर रहे हैं हम लोग। तो देखो आप इक्वेशन बन रहा है। तो I इक्वल टू KF इंटू मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल TF इंटू W1। तो 1.922 आया, 1.86 आया। तो ये मोलर मास 1 आया, सॉरी गिवन मास 1000 और ये कर रहे हैं। तो इसमें आया आपका 74.75 आया। तो आया ना, जब हमने वेंटर फैक्टर इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे 1.922 तो वैल्यू हमारा 74.75 ग्राम पर मोल आया। तो ये मैंने वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाया इन टर्म्स ऑफ क्या, मोलर मास, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ में भी कर सकते हैं ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे तो ऑब्जर्व और यहाँ पे आप कैलकुलेटेड वाला। अब ये देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला है जो कि 0.24 केल्विन। ये तो हमारा ऑब्जर्व्ड है। ये हुआ कब हुआ, जब 1 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कराएगा। अब हम इसी को करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो I मतलब वेंटर फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम डेल TF निकालेंगे ना पहले तो, क्योंकि डेल TF ही तो है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व वाला तो देके रखा है आपको 0.424 के देके रखा है आपको, 0.24 के आपको देके रखा है। अब हम यूजुअली जैसे करते हैं वैसा करके देखते हैं। डेल TF वैल्यू बिठा दिया, वो आया आपका इतना। ये आपका क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब हमें I निकालना है तो मैंने बोला ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय व्हाट, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व था हमारा ये 0.24 के, अब आया आपका 0.125 के। इसका वैल्यू भी कितना आया, 1.922 आया, राइट। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रहा है ना। तो अल्टीमेटली एबनॉर्मेलिटी जो मोलर मास का जो एबनॉर्मेलिटी होता है, हमने बोला एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए होता है। उसका भी रीज़न मैंने समझा दिया। आप थोड़ा वीडियो को मतलब बैकवर्ड करके भी आप चीज़ों को फिर से एक बार कर सकते हो, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे बोलो, है ना। और नेक्स्ट कौन से वीडियो चाहिए, लेट मी नो, ओके। थैंक यू।